तो मैंने बोला कि तू 120 के स्पीड में बाइक चलाता है तब तेरे को डर नहीं लगता है, लेकिन जहाँ पर तेरे को वहाँ पर पब्लिक के सामने बोलना है तुम क्या बोलते हो, डर लगता है। सर वो डर नहीं है, जहाँ पर मेहनत, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, माइंडसेट ये सब बिल्डअप करना पड़ता है ना, लोग उसको डर का नाम देते हैं। वो डर नहीं है, फोबिया है। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, मैं कहता हूँ कहाँ टाइम नहीं है सर। सर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और आपको चेस्ट में दर्द हुआ, अब अपोलो हॉस्पिटल जाएंगे, ये बोलेंगे नहीं नेटफ्लिक्स खत्म होने तो उसके बाद जाऊंगा। आप बताइए अपोलो हॉस्पिटल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरा सीरीज खत्म होने के बाद ही मैं जाऊंगा। तो जहाँ प्रायोरिटी होगा वहाँ आदमी चला जाएगा सर। आज का यूथ के साथ चैलेंज भी ये है। और अभी एक तो नया ट्रेंड चल रहा है योलो, यू ओनली लिव वंस। मैंने बोला ये योलो नहीं योडो है, यू ओनली डाई वंस। फाइनेंशियल ग्रोथ नंबर से नहीं क्लैरिटी से शुरू होती है, और इसी क्लैरिटी को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को ये एहसास दिलाया है कि पैसा कमाना काफ़ी नहीं होता, उन्हें समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिन्होंने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को ये एहसास दिलाया है कि पैसा कमाना काफ़ी नहीं होता, उसे समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनका अनुभव 17 साल से ज़्यादा का है, 3200 से ज़्यादा सेशन दिए हैं। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर धनंजय बांटिया जी का। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द इनवाइट। सर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बड़ा मिस्टेक कौन सा बार बार लोग करते हैं? जैसे आपने कहा कि जब वो बात करते हैं फिनेंशियल की ना, ये सब्जेक्ट होता है पर्सनल फाइनेंस जी। अब पर्सनल फाइनेंस में क्या होता है कि जो चीज़ आपके लिए सही होता है वो मेरे लिए सही नहीं होता है, और जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही नहीं है। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जब लोग ना दूसरे के साथ कंपेयर कर लेते हैं कि उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर लूँगा, क्योंकि वो उसके लिए सही है। हमारे सबके बैकग्राउंड अलग हैं, इनकम अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। बिल्कुल। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको ये समझना है कि आप यूनिक हैं, आपका डिसीजन आपको खुद को लेना है, आपकी इनकम अलग है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपके गोल्स अलग हैं। तो पहला है कि दूसरे को बेंचमार्क मत करिए, दैट इज़ वन। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मुझे लगता है इट्स ऑल ऑफ गेम ऑफ डिसिप्लिन। मुझे लगता है ना कि चाहे वो हेल्थ हो या वेल्थ हो, वहाँ पर डिसिप्लिन जहाँ मिस आउट हो जाती है ना, फिर वहाँ पर जो आप यात्रा है वो पूरी कर नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है जो सेकंड एस्पेक्ट इज़ डिसिप्लिन। लोग मोटिवेट होते हैं, सेशन सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन है वो मिसिंग हो जाता है। तो वो उबाल की तरह होता है, मतलब उबाल और उफान में जो फ़र्क होता है ना, एक उफान होता है जहाँ पर दूध गर्म करते हैं तो उफान हो जाता है। हमें उबाल की ज़रूरत है, जो उबालता है ना तब वो खोया बन जाता है, रबड़ी बन जाता है। तो डिसिप्लिन जो है ना दूध को खोया रबड़ी बना देता है, और सिर्फ जो नबल बोलते हैं नॉर्मल जो उफान जो है ना, फिर दूध को कभी कभी पतीले से बाहर फेंक देता है। तो इंपॉर्टेंट इज़ कि आप किस तरीके से इसको बैलेंस आउट करते हैं। मुझे लगता है कि ये दो जो एरिया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है दूसरे के साथ आपको बेंचमार्क नहीं करना है, और दूसरा आपको डिसिप्लिन रहना है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसी फाइनेंशियल एडवाइस कौन सी है जिससे आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं? मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइस जब आप उनसे लेते हैं ना जी, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं उस एडवाइस के लिए, वो डेंजरस हो जाती है। तो मैंने कहीं पढ़ा था, वो कहते हैं कि आप क्रिटिसिज्म भी उसी से लीजिए जिससे आप एडवाइस के पास जाते हैं। अच्छा। तो आप अगर उससे क्रिटिसिज्म ले रहे हैं, जिससे आप एडवाइस नहीं मांगते हैं, तो शायद हो सकता है कि वो आपके लिए वैलिडेट नहीं हो। तो मुझे लगता है कि मैंने कहीं सुना था, बहुत अच्छा कोटेशन है, बोलते हैं इस दुनिया में किसी आदमी को अगर बर्बाद होना है तो उसका 2 ही कारण हो सकता है। एक जिसका कोई गुरु नहीं है, और दूसरा जिसका बहुत सारे गुरु हैं। तो अभी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, वो बहुत सारे गुरु बन गए हैं उन लोगों के। अब जब ज़्यादा गुरु हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता आपको गलत ट्रेजेक्टरी में लेके जाता है। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा जो एक एरिया है जिस पे लोगों को काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर। अगर कोई फाइनेंशियली स्टक फील कर रहा हो तो उसे प्रैक्टिकली कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग या जहाँ पर आप चाहते हैं कि वेल्थ का निर्माण हो, जी, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपके कैश फ्लो मैनेजमेंट। अच्छा। मुझे लगता है ये एक फाउंडेशन है। आपका एक रूल कहता है कि आपका इनकम और एक्सपेंसेस, क्या आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, उसकी क्लैरिटी है कि नहीं है। आप 90% लोगों से पूछो जो नौकरी करते हैं या बिज़नेस करते हैं, व्हाटएवर इट इज़, उनके पास रिकॉर्ड कीपिंग ही नहीं है। वो कितना कमाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। बिल्कुल। और एक शायर कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को ये नहीं बताएंगे तुझे जाना कहाँ है, तो कुछ समय बाद ये मुझ पूछना तू कहाँ चला गया। इफ़ यू डोंट टेल योर मनी वेयर टू गो, डोंट आस्क वेयर इट हैज़ गॉन। तुम लगता है कि कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है ना वो बेसिक लेवल ऑफ डिसिप्लिन है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने कोई बात बताइए, जहाज़ किस पे चलता है? पानी पे। पानी पे। और डूबता किस में है? पानी में। पानी में। वो चलता भी पानी में और डूबता भी पानी में है। तो आपका जो इनकम होता है ना वो आपका जहाज़ है, और आपके खर्चे पानी है।
जब तक जहाज़ ऊपर है और पानी नीचे है जहाज़ चलता रहेगा, और जिस दिन पानी ऊपर आ जाए उस दिन जहाज़ डूब जाएगा। तो मनी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ही ये है कि योर इनकम शुड बी मोर देन एक्सपेंसेस। अगर ये गोल्डन रूल फॉलो कर लिया, रेस्ट ऑल इज़ ओके। अभी दिक्कत क्या होती है, हम दूसरों के साथ कम्पीट करके खर्चा कर रहे हैं। अगर आपने होटल में खाना खाया है तो बिल कौन देगा? आप ही देंगे। तो फिर आप पड़ोसी को देकर ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? जगह अगर बिल आप ही को देना है तो आई डोंट लुक एट माई नेबर एंड प्लेस द ऑर्डर। तो इन्वेस्टमेंट में वही होता है कि आपकी लाइफ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कैश फ्लो, आपके गोल, आपके खर्चे, ये सारे पैटर्न आप डिक्टेट करते हैं। यस, आप लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं कि मुझे आज आपने जो जूता पहने इस तरीके से जूते लेने हैं या फिर आपके तरह के जैकेट लेने हैं, मैं इंस्पायर हो सकता हूँ आपसे, बट मैं आपसे कम्पीट नहीं करूँगा। ये मेरी इच्छाएं हो सकती हैं, बट आई डोंट वांट टू कम्पीट। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक हम फिनेंशियल यूज़ करते हैं फिनेंशियल मार्केट में, एक होता है वर्ड नीड और एक होता है वांट। आपने दोनों में सब सुना होगा, राइट? एक होता है नीड, एक होता है वांट। नीड होती है मेरी ज़रूरतें, जैसे रोटी, दाल, चावल, कपड़े, ये हमारी नीड है। बिल्कुल। वांट क्या है? घूमने जाना है, वेकेशन है, बड़ी गाड़ी लेनी, ये वांट हो गया। अब लोग कहाँ पर स्ट्रक होते हैं ना, नीड और वांट के बीच में एक और फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं फ्यूचर नीड। जैसे एग्जांपल, आज से 10 साल बाद मुझे अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए 1 करोड़ का खर्चा है। ये जो मेरा 1 करोड़ का खर्चा है ना, ये मेरा फ्यूचर नीड है। तो जब भी आप प्लानिंग करते हैं ना, तो इंश्योर कीजिए नीड आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद फ्यूचर नीड आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद वांट में आइए। हम क्या करते हैं, नीड के बाद में डायरेक्ट वांट में जंप कर लेते हैं जी। तो फिर जब फ्यूचर में जब पैसे की ज़रूरत होती है, कोई फाइनेंशियल गोल्स, कुछ रिक्वायरमेंट होता है ना, वहाँ पर लोगों को पैसे की कमी हो जाती है। तो देयर इज़ अ नीड, देयर इज़ अ फ्यूचर नीड एंड देयर इज़ अ वांट। ये तीनों का जो आप संतुलन मेंटेन करते हैं ना, तब जाके एक्चुअली धन का निर्माण होता है। आज के डेट में देखिए IT सेक्टर हो गया, या बहुत सारे लोगों की सैलरी अच्छी है, नीड के बाद में डायरेक्ट वांट है, तो फ्यूचर के लिए कुछ प्लान नहीं है। और मैंने कहीं सुना था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो कहते हैं जैसे एग्जांपल सर, आज से 30 साल बाद आप और मैं दोनों बूढ़े हो जाएंगे, बरोबर है? बिल्कुल। अगर नियम क्या कहता है पता है, जब आप बूढ़े हो जाएं आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए, क्योंकि जवानी का गरीबी तो चलेगा, बुढ़ापे का गरीबी डेंजरस होता है, क्योंकि ना ही आपके पास पैसा है और ना ही आपके पास एनर्जी है, तब लाइफ डेंजरस हो जाती है। फिर आदमी 2 ही पिक्चर देखता है, बागबान और अवतार और फिर रोता रहता है। और मुझे लगता है ये जो बागबान पिक्चर है ना, उसमें कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया था, पूरा का पूरा लॉट ख़राब निकलेगा, मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। 1-2 मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, पूरा का पूरा लॉट ऐसे ख़राब नहीं निकलता। ये इंडिया की तो कहानी नहीं है। मुझे लगता है यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू प्लान इट। ऐसे नहीं कि बच्चे विल नॉट टेक केयर ऑफ इट। ओनली थिंग इज सर, अगर आप कर सकते हैं, व्हाई नॉट? अगर आप अपने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, देन यू शुड नॉट डिपेंड, दैट इज़ द रूल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे हमारा रिटायरमेंट के बाद ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे, वो डिफरेंट टॉपिक है, बट यू हैव टू बी प्लानिंग इन सच ए वे कि आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज रहे। आप आज भी देखें, फ्यूचर को ऑर्गेनाइज भी करें, इस तरीके से बैलेंसिंग किया जाता है। ठीक है, हमारा मतलब हमारा हाथ देने की स्थिति में होना चाहिए। करेक्ट। इसलिए देखिए ना सर, बैंक भी कौन सा है? देना बैंक है, लेना बैंक नहीं है। बैंक का नाम इसने देना बैंक रखा है, अगर लेना बैंक रखता तो लोग पैसा शायद नहीं डालते उसमें। करेक्ट। एक एवरेज पर्सन के लिए हेल्दी फाइनेंशियल प्लान कौन सा होना चाहिए? सर देखो, एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना, बहुत हॉलिस्टिक सब्जेक्ट है जी। अब जनरली मैं कहता हूँ कि इसके 3 पिलर होते हैं। जैसे आप घर बनाते हैं तो एक फाउंडेशन होता है, फिर स्ट्रक्चर बनता है, फिर इंटीरियर बनता है। जिस तरीके से घर बनता है उस तरीके से फाइनेंशियल लाइफ होती है। तो फाइनेंशियल लाइफ का फाउंडेशन होता है फैमिली प्रोटेक्शन। अब फैमिली प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है, वो आपके फाउंडेशन दे देती है। जैसे सर एग्जांपल, मैं साल का 10 लाख कमाता हूँ एग्जांपल। अब मैं ये नेक्स्ट ईयर तब कहूँगा जब मैं सर्वाइव करूँगा। बिल्कुल। अगर मुझे कल कुछ हो गया तो शायद वो इनकम में नहीं आए। मेरे डिग्री के बिहाफ में तो घर पे पैसा नहीं आएगा कि मैं मार्केट में किसी को डिग्री बेच दूँ और मुझे पैसा आ जाए, क्योंकि वो जो स्किल मैंने सीखा है। तो नियम कहता है कि पहले अपने फैमिली को आप सफिशेंटली कवरेज दे दीजिए। तो अगर आपकी इनकम से 10 लाख रुपये है तो एटलीस्ट उसका 15 से 20 गुना आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। ये फाउंडेशन है। सेकेंड है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आज के डेट में आपको पता है कॉस्ट ऑफ मेडिकल कैसा है। घर पे अगर एक बड़ी बीमारी आ जाती है ना, पूरा घर का फाइनेंशियल एसेट जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को आपके जाने के बाद गरीब नहीं करता है, और हेल्थ इंश्योरेंस आपके परिवार को जीते जी गरीब नहीं करता है। दैट इज़ द कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों पिलर बन गए। और इंश्योरेंस सफिशिएंट लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो एटलीस्ट 40-50 लाख का होना चाहिए। लोग लेते हैं 5-10 लाख रुपये, 5-10 लाख से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उतना तो आप कहीं से अरेंज कर लेंगे या आपके पास मिल जाएगा। बिल्कुल। जब 40-50 लाख की जो कैश फ्लो होता है ना, वहाँ पर लोग फंस जाते हैं। जी। और इसको आपको हल्का सा बोलते हैं ना, हर 2-3-4 साल में रिव्यू करना है कि अगर आपकी 5 साल बाद इनकम बढ़ गई तो उस हिसाब से आपने इंश्योरेंस बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है। तो आज आपका जो वैल्यूएशन है 5 साल बाद बदलता है। जैसे म्यूचुअल फंड में NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू, उसे हमारी भी NAV होती है।
हमारा भी NAV जो है ना, मार्केट के हिसाब से बढ़ता रहता है ना, हमारा भी तो 15-20% कंपाउंडिंग होता है। तो योर कवरेज हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट। तो पहला हो गया फैमिली प्रोटेक्शन, ये आपका निर्माण कर देती है कि ओके आई एम स्टेबल, आज आप बैठे तो सुकून है, कल कुछ होगा तो माई फैमिली इज़ फाइनेंशियली स्टेबल। क्योंकि कभी भी कोई कुछ को होता है ना सर, कोई भी इंसान को कभी कुछ होता है तो 2 लॉस होता है, एक होता है इमोशनल लॉस, दूसरा होता है फाइनेंशियल लॉस। इमोशनल लॉस कांट बी कवर्ड, मेरे जाने से फैमिली का जो इमोशन है ना उसकी कवरेज नहीं हो पाएगी, लेकिन 3 दिन बाद भूख लगेगा तो खाने का पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो फाइनेंशियल इज टेकिंग केयर ऑफ़ यू। तो रूल कहता है कि अगर आपको कल कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को 2 चीज़ सहारा दे सकती है, आइदर इट कैन बी आई और इट कैन बी सी। आई स्टैंड फॉर इंश्योरेंस और सी स्टैंड फॉर चैरिटी। आप डिसाइड करो परिवार किसके भरोसे रहे, इंश्योरेंस के भरोसे रहे या चैरिटी के भरोसे रहे। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट ये हो गया वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो हमको प्लान करना है। कहीं ना कहीं कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं सेव एंड क्रिएट एंड सेव। एग्जांपल देता हूँ, सेव एंड क्रिएट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने SIP किया 5,000 रुपये का जी, 10 साल के लिए किया आपने, साल का 60,000, 10 साल का 6 लाख, तो अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 लाख आपका एक्यूमुलेट हो गया। 2x अप्रोक्सीमेटली होता है। तो आपने पहले क्या किया, सेव किया, उसके बाद क्रिएट हुआ। अब 5-5 हज़ार सेव करते गए तो 20 साल बाद 10 साल बाद क्रिएट हो गया। क्रिएट एंड सेव होता है इंश्योरेंस वाला। इंश्योरेंस में आप पहले क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं कि आपने 1 करोड़ का कवरेज क्रिएट कर लिया और उसके लिए आप प्रीमियम दे रहे हैं। जी जी, क्योंकि वो 1 करोड़ आपको जमा करने के लिए 15 साल 10 साल लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर वो मिक्स रिवर्स साइकोलॉजी मैनेज करता है। तो इस वेल्थ क्रिएशन का रूल कहता है कि आपको अपने गोल आइडेंटिफाई करने हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल हो गया बच्चों का नेक्स्ट ईयर एडमिशन फीस देना या एक छोटा वेकेशन जाना, दैट्स ए शॉर्ट टर्म गोल। बड़ा घर, गाड़ी, बड़ा ऑफिस लेना, वॉट एवर इट इज़ द लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए प्लानिंग अलग होती है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग होती है। जैसे यहाँ से अगर आपको रेलवे स्टेशन आता हो कैसे जाएंगे, तो बाई कार या फिर ऑटो या बाइक। बिल्कुल। और यहाँ से अगर कलकत्ता जाना है तो बाई ट्रेन या ट्रेन या फ्लाइट। यानी आपने क्या बोला कि सर मेरा डेस्टिनेशन बदला तो मेरा व्हीकल बदल गया। बिल्कुल। तो जो चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल है लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब मैं बोलूँ कि आप ऑटो से कलकत्ता जाओ तो आप क्या बोलेंगे, सर ऐसा कैसे होगा। जा सकता हूँ लेकिन जाना बेवकूफ़ी है। बिल्कुल जा सकता हूँ लेकिन जाना बेवकूफ़ी है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल आइडेंटिफिकेशन से आपको पता लगेगा व्हीकल कौन सा यूज़ करना है। 6 महीने के लिए पैसा डालना है तो शॉर्ट टर्म फंड्स है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स है। 2 साल के लिए डालना है तो मैं भी एक आर्बिट्राज और बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी। 5 साल के लिए डालना दूसरा फंड्स। तो आपके गोल आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कौन से इंस्ट्रूमेंट में कब डालना है। वो हो गया आपका वेल्थ क्रिएशन का जर्नी। और तीसरा हो गया स्टेट एंड सक्सेशन प्लानिंग। इसको हम ये कहते हैं कि सर आपने जो धन का निर्माण किया है, आप चाहते हैं कि इनकेस आपको कल कुछ हो जाए, ये इसकी ट्रांसफ़र ईजी हो जाए। इंडिया में 99% लोगों के पास विल नहीं होता है। बिल्कुल नहीं है सर। और मैंने कहीं पढ़ा था, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एंड वेयर देयर इज़ नो विल देयर आर लॉट्स ऑफ रिलेटिव्स। जहाँ विल नहीं होता बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको विल क्यों बनाना चाहिए, इसलिए बनाना चाहिए ताकि आपके जाने के बाद आपका परिवार महाभारत देखे। महाभारत स्टार्ट नहीं करते। महाभारत क्यों हुआ था, विल के प्रॉब्लम में हुआ था ना। कि विल हुआ था तो महाभारत का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री से सीखना है कि क्या चीज़ उसने कमी की थी तो आज हम वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो फाउंडेशन इज इंश्योरेंस, वेल्थ क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन योर गोल, एंड थर्ड इज गेटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज। सर कोविड के समय मैंने सिनारियो देखा है, 35 साल का लड़का चला गया और उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं पता है इनका इन्वेस्टमेंट क्या है, इंश्योरेंस क्या, दे डोंट हैव अ रिकॉर्ड। और जनरली इंडिया में हस्बैंड और वाइफ के बीच में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है सर। दे डोंट शेयर। गलत सही मुझे नहीं पता, आई एम नॉट हियर टू डिबेट कि गलत है कि सही है, बट ऐसा ही है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मैं नहीं कह रहा हूँ सब केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में है। तो आपके पास एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर होना है वेर यू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, कि मेरा इंश्योरेंस कहाँ है, मेरा एडवाइज़र कौन है, मैंने फ्लैट का डॉक्यूमेंट कहाँ है, ताकि कल कुछ हो जाए तो आपकी वाइफ के पास एक रिकॉर्ड रहे कि इनके पास क्या था, किससे पैसा लिया है, किसको पैसा दिया है। तो वो आपको हेल्प करता है टू बी वेल ऑर्गेनाइज इन योर फाइनेंशियल लाइफ। तो इंश्योरेंस रखिए, वेल्थ क्रिएशन और सक्सेशन, और अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज अगर ये कर दिया तो आपका फाइनेंशियल लाइफ हेल्दी हो जाएगा, एंड दैट इज़ व्हाट द फाउंडेशन इज। सर सेविंग और इन्वेस्टिंग डेट पे ऑफ में प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें? सर सेविंग और इन्वेस्टिंग का फिलॉसफी बेस्ड है गोल के हिसाब से। तो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में सेविंग करना है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, लोग हमारी जो ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पाएगी। ये 4 टर्म होता है, अगर किसी को ये 4 टर्म याद हो गया ना, मुझे लगता है कि ये पूरी यात्रा आसान हो जाती है। पहला है सेव जी, दूसरा है सेविंग, तीसरा है इन्वेस्टमेंट, चौथा है वेल्थ। 1 2 3 4। आज आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं
उसमें से 20,000 बचा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? सेव। सेव हो गया, क्लियर कंसेप्ट। अब ये पैसे को आपने रख दिया बैंक में, जहाँ पर जितना महंगाई उतना ब्याज मिल जाता है। 6-7 टका महंगाई है, 5-6 टका का ब्याज मिला, उसको बोलते हैं सेविंग। जहाँ पर आपका ग्रोथ इज इक्वल टू द ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन, उसको बोलते हैं सेविंग। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपके जो फ्यूचर के खर्चे हैं ना, उसको आज के लिए, आज के हिसाब से प्लानिंग करना इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे मैं अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए SIP कर रहा हूँ जी। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में इसके पढ़ाई के लिए खर्चे लगेंगे, तो फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए जो आज हम प्लानिंग करते हैं उसके लिए बचत करते हैं, और वो बचत का ग्रोथ होना चाहिए देश के ग्रोथ के हिसाब से। तो देश का ग्रोथ हमारा क्या होता है? उसको बोलते हैं नॉमिनल GDP जी। नॉमिनल GDP क्या है हमारा इंडिया का? अगर आप लास्ट 45 साल का डेटा देखेंगे तो 12 से 13-14% के आसपास है। GDP 6-7%, महंगाई 5-6%, तो 13 से 14% के हिसाब से ग्रो होना चाहिए। तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? वी आर डूइंग इट टू टेक केयर ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस। ओके। और जिस पैसे का कोई गोल नहीं है कि आप जीते जी उसको यूज़ नहीं करेंगे, ये आपके नेक्स्ट पीढ़ी के लिए है, या फिर कभी ऐसा ज़रूरत पड़ गया कि कुछ ऐसे सिनारियोज आ गए तो आपको बेचना पड़े, वो रह रहे, लेकिन आपको मेंटली आप क्लियर हैं कि इसको नहीं बेचना है। जैसे आपने दिल्ली में 2 ज़मीन का टुकड़ा ले लिया, एक फ्लैट ले लिया, म्यूचुअल फंड की स्कीम ले लिए, शेयर्स ले लिए, आपको पता है कि मेरे जो गोल है पूरे हो गए हैं, और ये जो पैसा है मेरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं ट्रांसफ़र करूँ, उसको बोलते हैं वेल्थ। वेल्थ इज़ द मनी विच डजंट हैव ए गोल विल कन्वर्ट इनटू वेल्थ। क्योंकि आपने जो SIP किया बच्चों के एजुकेशन के लिए, 20 साल के बाद क्या होगा? पैसा कहाँ चला जाएगा? यूनिवर्सिटी को। तो पैसा कहाँ है आपके? तो पैसा है ही नहीं आपके पास। तो जो पैसे का कोई गोल नहीं है और वो सरप्लस है, वो बन जाता है वेल्थ। तो आज से 50-100 साल पहले बाद में आपके जो पोते हैं क्या बोलेंगे कि मेरे दादाजी ने देखो कितना कुछ छोड़ के गया है। जो बोलते हैं ना दादाजी छोड़ के गए हैं, वही वेल्थ है। वही वेल्थ है। जो दादाजी खा लिए वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक बात। दैट इज द कॉम्बिनेशन। तो मुझे लगता है कि ये 4 में एक पैरिटी हो जाए तो आज लाइफ आसान हो जाती है। सर, कौन सी फाइनेंशियल हैबिट्स है जो लॉन्ग टर्म में डिफरेंस पैदा कर सकती है? सर, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में डिफरेंस फैक्टर करने के लिए सबसे पहले है कि आपने अपनी यात्रा शुरुआत कब की है। ओके। एक हम सेशन रन करते हैं, उसको बोलते हैं माई फर्स्ट पे चेक। वहाँ पर हम कहते हैं कि आपको रिटायरमेंट का प्लानिंग तब करना चाहिए जब आपकी पहली सैलरी आए। ओके। अब लोग कहते हैं कि सर आज मैं 22-23 साल का हूँ, आज आप बोल रहे रिटायरमेंट का प्लानिंग करने के लिए। क्योंकि ना सर, रिटायरमेंट जो होता है ना, कुछ भी गोल्स होते हैं ना, वो पहाड़ की तरह होते हैं। सर, अगर आप जब पहाड़ को दूर से देखते हो तो कैसा दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। बिल्कुल। और जब आप सामने खड़े होते हो तो कैसा दिखाई देता है? काफ़ी विशाल दिखाई देता है। तो जब हम प्लानिंग जॉब स्टार्ट में करते हैं ना, तो छोटा छोटा अमाउंट से काम हो जाता है। तो जो बंदे ने 25 साल में यात्रा चालू नहीं की, वो 35 में करता है ना, ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है। इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि योर स्टार्टिंग पॉइंट। यू टू स्टार्ट सेविंग द डे यू स्टार्ट अर्निंग। और लोग यहाँ पर मिस्टेक कमिट करते हैं। लोग 40 साल की एज में मुझे क्या कहते, धनंजय भाई पैसा ही नहीं है अकाउंट में। सर, जिस आदमी ने 15 साल 16-17 साल काम किया है, उसके अकाउंट में पैसा नहीं होना, डू यू थिंक इट्स अ फाइनेंशियल ब्लंडर? इट इज़ अ फाइनेंशियल ब्लंडर सर। ब्लंडर, बिल्कुल। 17 साल में पैसा नहीं होना इज़ अ फाइनेंशियल ब्लंडर। आप कितनी भी कहानियाँ बताइए कि मैं गरीब था, छोटा था, मोटा था, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। दैट मीन्स यू आर हॉरिबल इन योर मनी मैनेजमेंट। ये हार्ड्स रियलिटी है, लोगों को डाइजेस्ट होता नहीं है, बट डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा लोन था, ये सबका है सर। एवरीवन हैज़ अ स्टोरी सर। येस और नो, एवरीवन हैज़ अ स्टोरी। सबकी तो दुख भरी कहानी है, किसकी कहानी सुनेंगे सर? और दुनिया आपकी दुख भरी कहानी सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं। धोनी पे पिक्चर क्यों बना पता है? क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गया। वैसे 1000 झारखंड के क्रिकेटर जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, मूवी देखा है उनके ऊपर? नहीं देखा होगा। तो आपकी दुख भरी कहानी तभी आदमी सुनेंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो बोलते हैं ना कि लोगों को बना हुआ शाहरुख खान अच्छा लगता है, बनता हुआ शाहरुख खान अच्छा नहीं लगता है। तो जब आप बन रहेंगे तो आपकी कहानी सुनाएंगे सर। तो आप जब तक सक्सेसफुल नहीं है, अपनी दुख भरी कहानी किसको सुनाई मत। लोग इंटरेस्टेड ही नहीं आपकी कहानी में। तो दैट द फर्स्ट पार्ट, स्टार्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, मैंने आपको जो बोला कि रिकॉर्ड कीपिंग। जापान में एक टेक्निक है मनी मैनेज को बोलते हैं काकीबो। काकीबो इज़ द जापानीज़ वे ऑफ मैनेजिंग मनी। वो इलेक्ट्रॉनिक यूज़ नहीं करते हैं, वो भी पेन और पेपर यूज़ ही करते हैं मनी मैनेजमेंट में। वो कहते हैं मेरा जो पैसा आ रहा है ना, उसको डिवाइड करूँगा, नीड, एंटरटेनमेंट, फिटनेस, वॉट एवर इट इज़, इस बॉक्स में पैसा रहेगा। तो मुझे बैलेंसिंग ज़रूरी है। मैं एक तरफा नहीं जाऊँगा, मैं इम्पल्सिव नहीं होऊंगा। और वो कहते हैं कुछ भी आप खरीदो ना, और आपको लगता है कि मैं खरीद रहा हूँ, लेना है कि नहीं लेना है, वो कहते हैं एक बार डिसीजन 24 घंटे के लिए पॉज कर दीजिए। फिर आपका ब्रेन और दिल जो है ना, दोनों साथ में काम करता है। तो जब आप इम्पल्स में काम करते हैं तो आपका दिल काम करता है, दिमाग काम नहीं करता है। जब आप 24 घंटे रुकते हैं ना, दिल और दिमाग में वापस वायरिंग हो जाता है। तब वो क्लैरिटी देता है कि ये ज़रूरत था या फिर मैं इम्पल्स में ले रहा था। दैट इज़ हाउ यू स्टॉप इट। दैट इज़ नंबर 2।
थर्ड इज़ हमको ये समझना है कि यू शुड नॉट बी ड्रिवन बाय सोशल मीडिया। आज के डेट में आप विश्वास कीजिए, हमारा मैक्सिमम खर्चा जो है ना कहीं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से हो रहा है। लोग कहते हैं ना, एक शायर कहते हैं कि लोग अपने ज़रूरतों से परेशान नहीं है, ख्वाहिशों से परेशान है। ज़रूरत किसको प्रॉब्लम बताइए? दाल रोटी को प्रॉब्लम है आपको? दाल रोटी का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बिल्कुल। हमारे कैमरामैन को नहीं होगा प्रॉब्लम सबको अपनी ख्वाहिशों से है। और वो ख्वाहिश का जो है ना कहीं एंड नहीं है। तो ख्वाहिश होना चाहिए, बट पड़ोसी को देख के ख्वाहिश नहीं होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एस्पिरेशन तो होने चाहिए, बट यू डोंट बेंचमार्क समबडी। अभी बहुत सारे घर में ऐसा होता है, हस्बैंड दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों का एक ही पगार है जी। एक का गाड़ी बड़ा है, दूसरा का छोटा है। तो वाइफ क्या बोलती है, आप लोग दोनों तो एक ही पोस्ट में हो, आपका एक ही ग्रेड है, दोनों का एक ही सैलरी है, हमारा गाड़ी छोटा, उनका गाड़ी बड़ा। अरे तुम्हारा इनकम सेम है, बट घर में लोग अलग है ना। बिल्कुल। तुम्हारे घर में 3 जन हैं, उनके घर में 6 जन हैं। उनके पापा का पेंशन है, तुम्हारे पापा बीमार हैं। तो योर इनकम कैन बी सेम बट योर एक्सपेंसेस आर डिफरेंट। तो यू डोंट बेंचमार्क। तो आप किसी और के बेंचमार्क में जा ही नहीं सकते। वो सबसे बड़ा मिस्टेक हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि डोंट कंपैरिजन, जो कंपैरिजन वाला फैक्टर ना, ये कहीं ना कहीं आपको खुद के साथ अपने एसेट्स, अपने लायबिलिटी को बिल्डअप करना है। दैट इज़ पॉइंट नंबर 3। एंड पॉइंट नंबर 4 इज़ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मुझे लगता है कि ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ना, ये जो मैंने स्टार्टिंग का एग्जांपल दिया था, स्टार्टिंग 25 साल और 35 साल का, ये इतना बड़ा गैप करता है ना। आप कहीं ना कहीं जब एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे ना, एक अलग ही लेवल पे आप चले जाते हैं। तो शर्मा अगर 25 में चालू करता है और वर्मा 35 में चालू करता है ना, शर्मा जी और वर्मा जी के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। एंड दैट गैप इज़ व्हाट पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज़ ऑल अबाउट। तो स्टार्ट अर्ली, बी डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंट, डोंट कंपेयर, स्टॉप इम्पल्स बेस। मुझे लगता है कि ये जो एंटायर पैटर्न है ना, कहीं ना कहीं आपको उस गोल पे ले जाएगी जो आप तलाश कर रहे हैं। और आज का यूथ के साथ चैलेंज भी ये है कि सर कभी ना कभी वो मेरे को क्या बोलते हैं, धनंजय सर आई वांट टू रिटायर एट 40। बिल्कुल। और फिर क्या बोलते हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। और अभी एक तो नया ट्रेंड चल रहा है, योलो, यू ओनली लिव वंस। मैंने बोला ये योलो नहीं, योडो है, यू ओनली डाई वंस। मैंने बोला जीता तो हर दिन है, मरता एक बार है सर। तो यू डोंट डाई एवरी डे, यू लिव एवरी डे, यू डाई वंस। तो कहीं ना कहीं आपको पैरिटी रखना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप खर्चा नहीं करें। यू शुड नॉट बी मनी माइंडेड, बट यू शुड बी माइंडफुल अबाउट मनी। एक होता है मनी माइंडेड कि मैं नहीं करूँगा, एक होता है माइंडफुल कि मैं 100 कमा रहा हूँ तो 50 खर्चा करूँगा, 200 कमा रहा हूँ तो 100 करूँगा। माइंडफुल, आप क्लियर हैं। जैसे जनरली लोग क्या बोलते हैं पता है, मारवाड़ी लोग कंजूस होते हैं। मैंने बोला नहीं, वो लोग कंजूस नहीं होते, समझदार होते हैं। सर कंजूसी और समझदारी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। सर सोच समझ करके पैसा खर्चा करना समझदारी है, और जहाँ जान जा रहा है वहाँ पर पैसा नहीं खर्चा करना कंजूसी है। बिल्कुल ट्रू। आज मैं दिल्ली में कोई होटल लूँगा ना, तो मैं कैलकुलेट करूँगा कि मुझे रात को सिर्फ सोना है, तो मैं 3-4-5 हज़ार के बजट में लूँगा। सोने के लिए 3-4 हज़ार रुपया बहुत है सर, नॉट इनफ। हाँ, जहाँ पर मेरी फैमिली है, लग्जरी ट्रिप में है, तो वहाँ पर 25,000 भी खर्चा कर सकता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है कि इसमें सिनारियो को रिस्पेक्ट करना है कि व्हाट आर द सिनारियो दैट यू आर लुकिंग एट, और उसी फाउंडेशन में काम करता है। तो पैसे का एक ही धर्म है। पैसा कहता है तुम मुझे आज बचाओ, मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। दैट इज़ व्हाट इट इज़। सर काफ़ी लोग इन्वेस्टिंग से डरते हैं, तो बिगनर्स के लिए इसे कैसे सिंपल बनाया जाए? सर मुझे लगता है कि डर नहीं है, ये जो डर है ना वो रॉन्ग वर्ड है। अच्छा। अब लोग बोल देंगे सर ये डर कैसे गलत वर्ड है? सर उसको एक्चुअली हम बोलते हैं फोबिया। एक होता है फियर, एक होता है फोबिया। एग्जाम्पल देता हूँ सर, अगर मैं 12 तला के बिल्डिंग में हूँ, 12th फ्लोर जिसमें है, अब ऊपर से नीचे देखने में ना सर बहुत लोगों को डर भी लगता है और बहुत लोगों को नहीं लगता है। जो चीज़ सबको नहीं लगता है ना, वो डर नहीं है, वो फोबिया है। ओके। तो जो मेरा कोई एक स्टूडेंट है, मैंने उसको बोला कि आज तेरे को प्रेजेंटेशन देना है। बोलता नहीं सर मेरे को डर लगता है। और वही लड़का 120 के स्पीड में बाइक चला रहा है। तो मैंने बोला कि तू 120 के स्पीड में बाइक चलाता है तब तेरे को डर नहीं लगता है, लेकिन जहाँ पर तेरे को वहाँ पर पब्लिक के सामने बोलना है तुम क्या बोलते हो? डर लग रहा है। डर लगता है। सर वो डर नहीं है, जहाँ पर मेहनत, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, माइंडसेट ये सब बिल्डअप करना पड़ता है ना, लोग उसको डर का नाम देते हैं। वो डर नहीं है, वो फोबिया है। उसको लिए अपने आप को आपको ट्रेन करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट डर वाला सब्जेक्ट ही नहीं है सर। इन्वेस्टमेंट है कि जो डर से आप बाहर निकलने, वही इन्वेस्टमेंट है। जो इंसान आज डरा हुआ है ना सर, नौकरी चले जाए, कल घर में मेडिकल हेल्थ हो गया तो मम्मी पापा का क्या करना है, फ्यूचर का टेंशन, रात को नींद नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही तो डर में बैठा है ना सर। वो डर का कारण ही पैसा है। बिल्कुल।
तो इन्वेस्टमेंट उस डर को बाहर निकालता है सर। हम जो सोचते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट में डर होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना ही डर है। तो किसी ने सही कहा था, द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टू टेक रिस्क। लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क नहीं लेना। तो इन्वेस्टमेंट में फियर फैक्टर नहीं होता सर। इन्वेस्टमेंट में आपको कहीं ना कहीं ये एक आदत डालनी है। इसको बोलते हैं इट इज़ ऑल अबाउट दैट फ्रेमवर्क, है हैबिट जो होता है ना, हैबिट, पावर ऑफ हैबिट, उस पर बिल्डअप करना है। तो एक बार क्या होता है ना, एक गाँव में एक बाबा जी जाते हैं घर पे और गेट खटखटाते हैं कि बेटा खाने को कुछ तो दे दे। तो अंदर से रिप्लाई आता है, बाबा खाने को कुछ भी नहीं है। फिर वो खटखटाते हैं, बेटा खाने को है कुछ दे दे। फिर रिप्लाई आता है, बाबा कुछ भी नहीं है। फिर वो खटखटाता है, बेटा कुछ खाने को है दे दो। फिर रिप्लाई आता है, बाबा कुछ भी नहीं है। तो फिर बाबा बोलते हैं एक काम कर, तू गेट खोल। वो गेट खोलता है, गुस्से से बोलता है, बाबा पागल हो गए हो, आपको ने बोला ना खाने को कुछ भी नहीं है। बोलते एक काम कर, वो जो कोने में मिट्टी पड़ा है ना, वो मिट्टी दे दे। वो मिट्टी लेता है, उसके बाबा के झोली में डाल देता है गुस्से से। बाबा चले जाते हैं। तो उनका चेला बोलता है, बाबा आपने क्या किया? बोले क्या किया? बोले बाबा आपने झोली में मिट्टी ले लिया। बोलते रहो किसने बोला मैंने मिट्टी ले लिया? बोला मैंने उसको देने का आदत डाल दिया है। क्या बात है। आज वो मिट्टी दिया है, कल वो फल देगा और परसों खाना भी देगा। ये जो हैबिट है ना सर, दैट इज़ वेयर द पावर इज़। लोग क्या कहते हैं कि धनंजय सर मैं तो 20,000 ही कमाता हूँ, मैं कैसे पैसा बचाऊँ? सर जो 20,000 कमा के 1,000 रुपये नहीं बचा सकता है ना, वो 5 लाख कमा के 5,000 भी नहीं बचा पाएगा। इट इज़ नॉट अबाउट द अमाउंट, इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आप देखो नए साल में क्या होता है, 1 जनवरी में लोग क्या रेजोल्यूशन लेते हैं लोग। आप भी लेते होंगे, शायद हमारे कैमरामैन भी लेते होंगे। क्या लेते हैं कि मैं सुबह 5:30 बजे उठ के जिम जाऊँगा, दौड़ूंगा, जिम जाऊँगा। और वो 31 दिसंबर को कितने बजे उठाए पता है? 8:30 बजे। तो मैं उसको कहता हूँ कि तुम 1 जनवरी का रेजोल्यूशन लो कि मैं सुबह 8 बजे उठूँगा। तुम स्टार्ट करो आधे घंटे से। तुम जो डायरेक्ट 8:30 से 5:30 बजे आ जाता है ना, वहाँ पर सबसे बड़ा गेम हो जाता है। क्योंकि 5:30 बजे अलार्म बजता है। बिल्कुल। और अलार्म में एक ऑप्शन है स्नूज़। तो अलार्म बोलता है बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। दिमाग बोलता है यार आत्मा तो अमर है, शरीर तो शॉर्ट टर्म के लिए है, तो जब तक शॉर्ट टर्म के लिए तब जी लेता हूँ। फिर वो चद्दर उड़ के सो जाता है। तो जब उसके बाद वो जब 8 बजे उठता है ना, तब उसको लगता है कि जो आदमी अपने हिसाब से सुबह उठ नहीं पाता है वो दुनिया को क्या बदलेगा। तो इसे हम कहते हैं इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल, यू कैन नेवर कंट्रोल द थिंग्स दैट यू कांट कंट्रोल। अगर आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सर। तो ये वाला जो फैक्टर है ना, ये ड्राइव करेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। तो इट इज़ नॉट अबाउट फियर, इट इज़ अबाउट प्लानिंग। और लोग फियर से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में फंस जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ सर, मेरे को एक बात बताइए, जान ज़्यादा प्यारा है कि पैसा आपको? जान। ऑब्वियसली जान ज़्यादा प्यारा है, बरोबर है। आज मैडम ने आपको बोला, आप घर पे पहुँचे, जैसे मैं घर पहुँचे, मैडम ने बोला एक काम करो, बाजू वाला मॉल से ये घर का सामान ले आइए। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। और आपको पता है कि रास्ते में जाने में जान जा सकती है, तो आप कैसे जा रहे हैं रास्ते में? बताइए, आपको जान प्यारा है? ये कंडीशनिंग हो गया है सर। सर प्लीज़ अंडरस्टैंड, जहाँ हमको जान इतना प्यारा है फिर भी आप रोड क्रॉस करके जाते हैं या गाड़ी जाते हैं ना सर। वेल्थ क्रिएशन में ना लोगों को प्रॉब्लम क्या पता है, उनका फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। वो इन्वेस्ट करते हैं और उनके हिसाब से मार्केट नहीं चलता है ना, तो उनको फियर नहीं लगता है, उनको फ्रस्ट्रेशन लगता है। और हम फाइनेंशियल टर्म में एक वर्ड यूज़ करते हैं, फोमो। आपने सुना है? जी बिल्कुल। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग। फोमो इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। मिसिंग आउट। मैं कहता हूँ ये फोमो नहीं होता है, रोमो होता है। अच्छा। फाइनेंशियल फील्ड में रोमो होता है, फोमो नहीं होता है सर। अच्छा। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको कॉलेज में एक लड़की से प्यार था, उससे शादी नहीं हुआ, अभी आपको क्या हो रहा है? रिग्रेट हो रहा है कि फियर हो रहा है? रिग्रेट हो रहा है। तो जो चीज़ आपने नहीं मिला ना, उसको रिग्रेट होता है, उसके लिए फियर नहीं होता है। और अगर उससे शादी हो जाता तो आपको फियर होता है कि नहीं? जिससे शादी होता है फिर डर होता है सर। सर आपके पास मर्सिडीज़ नहीं है, मर्सिडीज़ आपके पास नहीं है, तो मर्सिडीज़ को लेकर आपको टेंशन है? कोई टेंशन ही नहीं है, आपको रिग्रेट है कि मेरे पास नहीं है। और अगर आपके पास मर्सिडीज़ है और आपने नीचे पार्किंग किया है, तो मन में क्या चल रहा होगा? कोई हाथ तो नहीं लगा रहा है, ठीक तो पड़ा है, पुलिस तो उठा के लेके नहीं गया। ये सर नो, कोई चीज़ होने के बाद फियर होता है सर। जब वो चीज़ नहीं है ना, तब वो रिग्रेट ही है। तो इट इज़ मोर ऑफ अ रिग्रेट दैन फियर। सर ऐसे कौन से इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स हैं जो एजुकेटेड लोग भी कर देते हैं? सर मैं एक वेल्थ क्रिएशन का एक फार्मूला यूज़ करता हूँ जी, जिसमें कहता हूँ इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज़ वेल्थ क्रिएशन, इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज़ वेल्थ क्रिएशन। और दूसरा फार्मूला है इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस इज़ फेलियर।
तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट सबसे डिसीजन क्या पता है, जब आप ज़्यादा ज्ञानी होते हैं ना, आपके पैसा बनाने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। ओके। इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अ गेम ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इंटेलिजेंस का ही होता तो IIT और IIM वाले ज़्यादा प्रोफेसर ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। बिल्कुल सर इन्वेस्टमेंट में आपको चाहिए इंटेलिजेंस, करेज, कन्विक्शन, कैश, डिसिप्लिन, टेम्परामेंट, तब जाके धन का निर्माण होता है। धन का निर्माण सिर्फ पैसा लगाने से नहीं होता है सर, धन का निर्माण आप में इंटेलिजेंस भी चाहिए, कैश भी चाहिए, करेज भी चाहिए। सर जब स्टॉक मार्केट ऊपर होता है ना, आप देखिए सर आपको कनेक्ट हो जाएगा ये, स्टॉक मार्केट जब ऊपर होता है ना तो लोग क्या बन जाते हैं पता है, लोग बन जाते हैं करेजियस, और जब नीचे होता है तो बन जाते हैं नॉलेजेबल। आप बताइए इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा कब डालते हैं, जब मार्केट ऊपर होता है कि नीचे होता है? जब ऊपर होता है। आप बताइए ऊपर में क्यों डालते हैं? रूल क्या बोलता है, जब नीचे हो तो डालना चाहिए, ऊपर में क्यों डालते हैं? क्योंकि जब मार्केट ऊपर होता है क्या बन जाते हैं, करेजियस, और जब नीचे होता है क्या बन जाते हैं, नॉलेजेबल। अभी आपका इन्वेस्टर बोलेंगे ईरान का प्रॉब्लम चल रहा है, सिलेंडर नहीं आ रहा है, तो अभी वो कितना नॉलेजेबल हो गया, कितना आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, ऊपर जाता तो कोई बात ही नहीं करता उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि ये जो माइंड फ्रेमिंग है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में फ़र्क है। एग्जांपल देता हूँ सर, आप सपोज कपड़े का काम कर रहे हैं और मैं भी कपड़े का काम कर रहा हूँ, अब आपके मेरे बीच में कंपटीशन चलेगा, किसका कपड़ा अच्छा, किसका क्वालिटी अच्छा, किसका डिज़ाइन अच्छा, किसी का दाम अच्छा। तो यानी हम जब compete कर रहे हैं ना तो हम उसमें बनते हैं वीर, या तो आपको वीर बनना है, मुझे वीर बनना है, वी हैव टू फाइट विद ईच अदर। इन्वेस्टमेंट का फिलोसॉफी कहता है इन्वेस्टमेंट में आपको बनना है महावीर। अच्छा। महावीर कौन होता है? जो खुद को जीत लेता है। तो इन्वेस्टमेंट में ना हम मार्केट को जीतने की कोशिश नहीं करते हैं। परसों मेरे को एक इन्वेस्टर बोलता है कि सर आप तो 19 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, आपने PhD किया है, MBA है, CFP है, CIM है, आप मेरे को एक बात बताइए मार्केट कब बढ़ेगा? आप तो इतने ज्ञानी हैं सर, 19 साल 3500 इवेंट, इतना लोगों को एड्रेस किया है, अभी तो आपको पता चल गया होगा मार्केट कब बढ़ेगा। मैंने बोला सर मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है मार्केट कब बढ़ेगा, पर मुझे ये पता है कि मार्केट कब गिरेगा। अच्छा। बोलते सर बताइए मार्केट कब गिरेगा? मैंने बोला सर जिस दिन आप पैसा डालेंगे उसके अगले दिन गिर जाएगा। वो हंसने लग गया, बोलते सर ऐसे ही होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि 80 लाख करोड़ का इंडस्ट्री में आपका 2 लाख रुपया डालने के बाद ही मार्केट गिरेगा। वो कहता है प्रभु आप दर्शन दीजिए, आप तो शनि ग्रह और राहु ग्रह से ज़्यादा खतरनाक है, आपका पैसा तो मार्केट गिर जाता है। ऐसा नहीं है सर, हम ये साइक्लिक कंडीशनिंग ही तो है। सर आप बताइए ना 80 लाख करोड़ का इंडस्ट्री में आपका 2 लाख का क्या लेना देना है? क्योंकि सर आपको क्या लगा पता है, आपको लगता है कि मैंने पैसा डाला तो मार्केट बढ़ जाना चाहिए। इन टेक्निकली आप मार्केट को बोल रहे हैं कि मार्केट तू मेरी बात मान, और मार्केट बोलता है आप मेरी बात मानो। सर मेरी वाइफ को कॉकरोच से डर लगता है, तो मैं किसको समझाऊंगा, वाइफ को कि कॉकरोच को? मैं वाइफ को समझाऊंगा ना कि कॉकरोच से दूर मत डर। अच्छा। मैं तो ना कॉकरोच को बोलूँ कॉकरोच मेरी वाइफ के पास मत जा। तो प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं हम गलत लोगों को गलत चीज़ समझा देते हैं, वहाँ पर आदमी फंस जाता है। तो वेल्थ क्रिएशन में ना इंटेलिजेंस, डिसिप्लिन, कन्विक्शन, करेज, कैश, ये सारे मिश्रण बन के बनता है धन का निर्माण। तो आप सोचते हैं कि सिर्फ मैंने पैसा डाला और मैंने रिपोर्ट पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है सर। एंड सर ये प्लीज़ अंडरस्टैंड, लोगों को लगता है मेरे पास न्यूज़ है, सर एक्चुअली वो न्यूज़ नहीं, वो इन्फॉर्मेशन है। न्यूज़ क्या है पता है? जो आपको नहीं पता वो न्यूज़ है, जो आपको पता है वो इन्फॉर्मेशन है। जो चीज़ सबको पता है वो न्यूज़ नहीं होता है सर, जो किसी के लिमिटेड लोगों को पता है उसको न्यूज़ बोलते हैं। सर टीवी पे खबर आया कि ये कंपनी का ये प्रॉफिट लॉस हो गया, तो ये खबर किसको पता है? सबको पता है ना। जो सबको पता है वो इन्फॉर्मेशन है, जो किसी को पता है, लिमिटेड लोगों को पता है या फिर लोग कल्पना कर सकते हैं, उसको बोलते हैं न्यूज़। तो लोगों को लगता है मैंने पेपर पढ़ लिया, टीवी देख लिया, इसको न्यूज़ मिल गया। आंसर इज़ नो, वो इन्फॉर्मेशन मिला है। न्यूज़ तो वो हो गया जो आपको ऑलरेडी पता नहीं है। तो 1904 में मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी नहीं मिल रहा है, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको गलत जानकारी मिल रहा है। नहीं पढ़ रहे हैं तो जानकारी नहीं मिल रहा है, और पढ़ रहे हैं तो गलत जानकारी मिल रहा है। एंड दैट इज़ वेयर द गैप इज। सर बिना एक्सट्रीम रिस्क लिए कोई इंसान कैसे वेल्थ बिल्ड कर सकता है? ओके, तो हम इसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिटर्न। एक थ्योरी होता है जहाँ ये कहते हैं कि एक्सट्रीम रिस्क जो है ना एक्चुअली लेना ही नहीं है। अच्छा। रिस्क होता है कैलकुलेटेड रिस्क। ओके। जैसे विराट कोहली साहब बैटिंग करते हैं, वो भी रिस्क है, हेलमेट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, बैटिंग का प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप कोई कैलकुलेशन के हिसाब से रिस्क लेते हैं ना तो लाइफ आसान हो जाती है। अब जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट में अगर मेरा गोल आइडेंटिफाइड है, मुझे एसेट क्लास के बारे में क्लैरिटी है,
कौन सा एसेट क्लब बिहेव करता है, एसेट एलोकेशन मेरा पैटर्न है कि नहीं है, तब वो चीज़ें बहुत आसान हो जाए। एसेट एलोकेशन क्या करता है, वो यही करता है ना कि हमको पता है कि हर मार्केट में अलग एसेट काम करता है, कभी गोल्ड काम करेगा, कभी एफडी काम करेगा, कभी गोल्ड, कभी म्यूचुअल फंड्स काम करेंगे, स्टॉक काम करेंगे। एसेट एलोकेशन क्या कर रहा है, रिटर्न तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो यात्रा को स्मूथ कर देता है। तो इन्वेस्टिंग में एक थ्योरी होता है, उसे बोलते हैं रिटर्न एक्सपीरियंस, और एक होता है एक्सपीरियंस ऑफ रिटर्न। ओके। अब जो आदमी 10 साल के लिए पैसा डालेगा इक्विटी में, पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। लेकिन क्या हर आदमी बना पाते हैं? नहीं बना पाते हैं। क्यों पता है? उनका एक्सपीरियंस रिटर्न खराब हो जाता है। उन्होंने पूरा पैसा इक्विटी में डाल दिया, मार्केट 30% गिर गया, 1 करोड़ का 70 लाख हो गया, बैठ गए, अरे यार डूब गया, अब 1 करोड़ आएगा तो मैं भाग जाऊंगा, निकल दूंगा। इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस रिटर्न खराब होना। लेकिन उन्होंने क्या एसेट एलोकेशन किया है, कुछ गोल्ड में है, कुछ बॉन्ड में है, कुछ अपॉर्चुनिटी मनी में है, तब क्या नीचे मार्केट आया तो फिर एनकैश किया। तो आप एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपने 2024 में जब मार्केट ऊपर था आपने उसमें भी 40 लाख रुपया डाला इक्विटी में, 30 लाख रुपया बॉन्ड में, 30 लाख रुपया गोल्ड में। आज पोर्टफोलियो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, बिल्कुल। क्यों पता है? क्योंकि आपको नीचे भी पैसा मिला डालने को, गोल्ड ने परफॉर्म किया, इक्विटी डाउन था तो मैनेज हो गया। तो आपने क्या किया? रिटर्न तो बनाया ना। आपने यहाँ पर क्या किया? इसको बोलते हैं कैलकुलेशंस, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिटर्न। तो इस तरीके से आप मैनेज करते हो। तो रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज किया जाता है। तो यू कैन नॉट अवॉइड रिस्क। आप जब यहाँ से घर निकलेंगे तो रिस्क कहाँ अवॉइड करेंगे? रास्ते में तो रिस्क रहेगा ही ना सर। आप क्या करेंगे? 40-50 स्पीड में चलाएंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे, ट्रैफिक को फॉलो करेंगे, एक दूसरी व्हीकल के बीच में 7 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ये तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। कोई पीछे से कोई दारू पी के ट्रक वाला ठोक दे तो उसमें आपका हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं है। तो सम सिनारियोज वेयर आई डोंट कंट्रोल। कल वर्ल्ड वार हो गया, कोविड आ गया, कोविड में आपका क्या कंट्रोल था बताइए? बिल्कुल। कोविड तो सर आपका भी कंट्रोल नहीं था, ना ही मेरा। जो मेरे और आपके कंट्रोल में है ही नहीं, वो वाला रिस्क तो यूनिवर्सल है। जो मेरे और आपके कंट्रोल में है वो रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। देयर आर सर्टेन रिस्क। दूसरा वाला आदमी कैसे गाड़ी चला रहा है, रिस्क इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में है। एंड दैट इज़ हाउ द एंटायर पोर्टफोलियो इज क्रिएटेड। यू फाइंड योर गोल्स, यू फाइंड योर एपिटाइट, यू अंडरस्टैंड द एसेट क्लास, एसेट एलोकेशन कीजिए, उस हिसाब से आपका फ्रेमिंग होगा और वो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर देगा। सर, फाइनेंशियल सक्सेस में माइंडसेट का कितना बड़ा रोल है और इनकम का? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माइंडसेट फाउंडेशन बन जाता है, क्योंकि वो माइंडसेट के फाउंडेशन में सब कुछ डिपेंडेंट है। आपकी इनकम, आपका ग्रोथ कनेक्टेड आपके माइंडसेट के साथ में। माइंडसेट बहुत बड़ा रोल है सर। अच्छा। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड में ना जो आदमी मनी और लाइफ से क्लियर है वही बेहतर निवेशक है, क्योंकि इन्वेस्टिंग 98% साइकोलॉजी है। इन्वेस्टिंग जो है ना 98% साइकोलॉजी है, 1.98% फिलोसॉफी है एंड 0.02% फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स है। ये साइकोलॉजी और फिलोसॉफिकल टॉपिक है। सर आप लाइफ से कितने क्लियर हैं, आप पैसे से कितने क्लियर हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक ये पैसे को लेके क्लैरिटी, पैसे को लेके प्रायोरिटी नहीं बिल्डअप होगा, काम नहीं हो पाएगा। परसों मुझे एक बंदा कह रहा था, तो धनंजय सर आप क्या कहते हैं, अमीर लोग जो होते हैं वो गरीब लोग से ज़्यादा सुखी रहते हैं? मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, वो कम दुखी रहते हैं। मैंने बोला ज़्यादा सुखी रहने वाला थ्योरी नहीं है, वो कम दुखी रहते हैं। सेकंड, क्योंकि सर आपको ये समझना है कोई इंसान का कभी दुख होता है ना, उसका 2 कारण होता है। एक फाइनेंशियल दुख, एक होता है इमोशनल दुख। फाइनेंशियल दुख इज़ रिलेटेड टू योर मनी। बच्चे का अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा कपड़े नहीं है, घर अच्छा नहीं है, वेकेशन में नहीं आ रहे, ये एक झगड़ा का कारण है। और दूसरा आपका पर्सनल इशू है, आप इंसान कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, उसी पैटर्न में। तो सर आज से 14 साल पहले मेरे ससुर जी मुझे देखने आए थे, तो उनको ये स्टॉक पसंद आ गया, तभी शादी हुआ है। आज हमारी शादी को 14 साल हो गए। बताइए क्यों, कैसे हो गए? मैं स्टॉक अच्छा था कि मेरा बिहेवियर अच्छा था? बिहेवियर ना, क्योंकि बहुत सारे अच्छे स्टॉक का डिवोर्स भी हो जाता है। तो आप कैसे स्टॉक हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपका बिहेवियर कैसा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि जो एंटायर बिल्डअप जो जर्नी होती है ना, उसी के आसपास रिवॉल्व करता है। तो वेदर इट इज़ फाइंडिंग एन एसेट क्लास, वेदर इट इज़ इन्वेस्टिंग, वेदर इट स्टॉक सिलेक्शन, वेदर इट इज़ स्कीम सिलेक्शन, एसेट क्लास सिलेक्शन, इसके एंटायर पैटर्न ही होते हैं कि इन्वेस्टर्स के बिहेवियर। आप देखो कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था कि मार्केट रिटर्न और इन्वेस्टर रिटर्न में गैप होता है बिहेवियर का। आप मैकेंजी का डेटा मैं कहीं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि पिछले 40 साल में मैक्सिमम लोगों ने पैसा क्यों नहीं बनाया पता है? बिकॉज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लोगों को जानकारी कम था। और आने वाले 40 साल मैक्सिमम लोग पैसा क्यों नहीं बनाएंगे पता है? जानकारी ज़्यादा है। आज के डेट में इंडिया का प्रॉब्लम क्या पता है सर? इंडिया में आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोग कम है, मोटिवेशन स्पीकर ज़्यादा है। हर आदमी ज्ञान दे रहा है। सर पानी कैसा पीना उसका 6 वीडियो है,
कोई बोलता है खड़े होके पियो, सो के पियो, टेढ़ा होके पियो, बैठ के पियो, जीरा का पियो, हल्दी का पियो, पानी कौन सा पीना, लोग कंफ्यूज हैं। बहुत। तो एक शायर कहते हैं कि जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, आज जो पढ़ लिए हैं तो तनाव में रहते हैं। दैट इज़ द चैलेंज सर। तो अगेन दैट एंटायर फ्रेमिंग विल बी रिवॉल्विंग ऑन दिस। सर, लोग फाइनेंशियल प्लान फॉलो करने में स्ट्रगल क्यों करते हैं जबकि उन्हें पता होता है क्या करना है? सर मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं। पहले तो फाइनेंशियल प्लान में आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल अगर आपने सही कर दिया है तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। अब मैं हमेशा लाइटर नोट में कहता हूँ कि इंडिया में दिक्कत क्या है कि सबका गोल होता है। एक होता है हिंदी वाला गोल और दूसरा होता है इंग्लिश वाला गोल। हिंदी वाला गोल होता है गोल, इंग्लिश वाला होता है GOL। तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि आपके ये फाइनेंशियल गोल्स हैं, फाउंडेशन क्लियर हो गया। क्लियर सर, इंपॉर्टेंट ये है ना कि सर ये जो गोल बने रहना है ना, एक होता है डिसिप्लिन, एक होता है कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन स्टार्ट हो जाता है, कंसिस्टेंसी इन डिसिप्लिन में लोग मिस आउट कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? मे बी देयर कैन बी ए सिनारियो जहाँ पर इम्पल्स बाइंग हो जाती है। एक एप्पल का ऐड आता है कि 1.5 लाख का मोबाइल, आज 10% कैशबैक है, आज फ्राइडे सेल है, ब्लैक फ्राइडे है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो कमिटमेंट किया है, खुद से वादा किया है ना, उस वादे को तोड़ देते हैं। तो एक बहुत अच्छा कहावत है, वो कहते हैं द मैजिक यू आर लुकिंग इन इज़ इन द थिंग्स दैट यू आर अवॉइडिंग। जिस चीज़ में आप मैजिक देख रहे हैं उसी में जो आप अवॉइड कर रहे हैं। तो ये कमिटमेंट और ये जो लॉन्जिविटी है, ये जो डिसिप्लिन है ना, हर आदमी का पल्ले का बात नहीं है। आप देखो ना सर, हमें कोई बात बताओ, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना हमारे बॉडी के लिए अच्छा है? बिल्कुल। कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं सर। पता है कितना सिंपल है, अच्छा है, डिसाइडेड है। एग्जीक्यूशन इज़ द प्रॉब्लम। सर आप कोई भी, सर कहीं भी ब्रह्मांड में कहीं चले जाइए। सर आप सत्संग कभी अटेंड किया? सत्संग या कोई बाबा जी का कोई कथा कभी अटेंड किया होगा आपने? वो क्या बताते हैं जो आपको नहीं पता है? बिल्कुल। वो ऐसा चीज़ बताइए जो वो बताते हैं जो आपको नहीं पता है, बताइए। नहीं वो पता क्या बोलते हैं? होता अच्छा है। इंसान बनो, माँ बाप की सेवा करो, दूसरों का बुरा मत करो, सेवा करो, पुण्य करो, दान करो। ये आपको पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। फिर भी आप क्यों जाते हैं सुनने के लिए? जो आपको ये पता ही है तो फिर आप क्यों जाते हैं? क्योंकि क्या होता है पता है, इसको बोलते हैं रिकॉलिंग। तो जब हम चाहते हैं कोई आदमी अपना गोल के साथ कनेक्टेड रहे, तो मैं एडवाइज़र्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो इस इंडस्ट्री में, उनको कहता हूँ इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, वर्कशॉप हो गया, ये करते रहिए। क्योंकि जो इंटेंसिटी आज है ना सर, वो 5 महीने बाद डाइल्यूट हो जाती है। जो एक रोज होता है ना, जो एक तो आप देखिए बहुत सारे टीम में ट्रेनिंग सेशंस होते हैं 3 महीने में, 6 महीने में। क्यों करते हैं? ये जो एनर्जी है ना, लो हो जाती है, बैटरी की तरह है सर। जब बैटरी लो होता है तो आप क्या करते हैं? चार्जिंग में लगाते हैं ना, बस वैसा ही है। तो जब इन्वेस्टर चालू करता है अपनी जर्नी, तब बैटरी हाई रहता है। 5 साल, 6 महीना, 2 साल, 1 साल में ना मार्केट रिटर्न नहीं देता है, नेगेटिविटी है, उसका दोस्त कुछ बोलता है, बैटरी लो हो जाता है। और वहाँ पर एक एडवाइज़र, डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है इंश्योर करना है कि उनकी बैटरी को फिर से चार्ज करें, उनको अवेयरनेस दें, उनको क्लैरिटी दें। तो दिवाली में जब हम झाड़ा झुड़ी करते हैं, अगले साल फिर से करते हैं। क्यों करते हैं? जाल लग जाते हैं ना। बिल्कुल। घर तो सब सफाई करते हैं, डेली हम साफ भी करते हैं, फिर भी जाला लग जाता है। क्योंकि आपको पता है कि दिवाली में एक बार कर लेंगे तो पूरा घर फिर से क्लीन हो जाता है। तो मुझे लगता है डिसिप्लिन तो रहेगा, बट वो डिसिप्लिन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो जहाँ बैटरी लो हो जाती है, चार्ज पे लगाइए, वैसे डिसिप्लिन थोड़ा कम लगता है, फिर से उसको रिचार्ज कर दीजिए। लेट देम बी अ पार्ट ऑफ एन इवेंट, लेट देम बी अ पार्ट ऑफ सेमिनार, जहाँ पर उनको रिकॉलिंग आता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तब जो कोई आदमी, सपोज सर एग्जांपल साहब अच्छे आदमी हो, और जब अच्छे आदमी के साथ बुरा होता है ना, तो वो अच्छाई को क्वेश्चन करता है। तो नेक्स्ट दिन क्यों जाता है सत्संग सुनने के लिए? पता है, ताकि वो बुराई फिर से नहीं करते। फिर उसको आ जाता है, गुरुजी बोलता है नहीं तो अच्छा कर, अच्छा ही होगा। तो जो सोचा है ना, उसको में कांस्टेंट बना रहता है। वो अगले दिन नहीं जाएगा ना तो फिर बुराई कर लेगा। सर, मनी के साथ डिसिप्लिन कैसे डेवलप किया जा सकता है? सर मुझे लगता है कि अगर आपको मनी के साथ डिसिप्लिन बिल्डअप करना है तो इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट इज़ योर फिलोसॉफी ऑफ मनी। जहाँ पर मनी में क्लैरिटी नहीं होगा ना, पैसा का निर्माण आप नहीं कर पाएंगे। हमारा लोचा चालू होता है सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे आप क्या सुनते हैं? पैसा सब मोह माया त्याग दो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो बंदा बोल रहा है, बोलने का 2 लाख रुपए लेता है, और फिर आप 10 बजे बोलते हो EMI दो, रेंट दो, फीस दो। दैट क्लैरिटी हैज़ टू वेरी क्लियर, पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है। जहाँ पर कन्फ्यूज़न है ना सर, वहाँ पर वो डिसिप्लिन नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि हमारा पैसे को लेके जो प्रिस्क्रिप्शंस है, जो हमारे माइंडसेट है, हमारा बिलीफ है, उसमें काम करना पड़ेगा। धनंजय भाई पैसा तो हाथ का मेल है, जो बोलता है उसको बोलो मेरे बेसिन में धो के जाइए। धनंजय भाई पैसा सब कुछ नहीं होता है। मैंने बोला पानी भी तो सब कुछ नहीं होता, पीना छोड़ दें। धनंजय भाई जब हम दुनिया से जाएंगे पैसा साथ में नहीं जाएगा। पर मैं कहता हूँ जीते जी बहुत काम आएगा। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है ना, इसको न्यूट्रलाइज कीजिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ अंडरस्टैंडिंग योर एक्सपेंसेस पैटर्न।
मारवाड़ी लोगों में फिलोसफी है तो कहते हैं पहले लिख फिर दे। वो कहते हैं खर्चा करना नॉट अ प्रॉब्लम, एक बार लिख ले। आप आइडेंटिफाई करते हैं ना कि एरिया ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, तो आपको प्रायोरिटी मिलता है, ओके यहाँ मैं खर्चे कर रहा हूँ। जब आप अकाउंटिंग करें फिर से एनालिसिस करें, पता है कि ये एरिया में हमको खर्चा रिड्यूस किया जा सकता है या मैंने अनवांटेड कर दिया, दैट इज़ द सेकंड पार्ट। ये डिसिप्लिन ही है सर। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है पता है, जो चीज़ आप कर रहे हैं क्या वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है कि डिग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। तो जहाँ पर खर्चा करना ग्रोथ की तरफ ही है, तो बोलते हैं खर्चा ग्रोथ है, आंसर इज यस। आप खर्चा कर कहाँ रहे हैं, आप जिम की मेंबरशिप ले रहे हैं, वो तो ग्रोथ वाला ही खर्चा है ना। आप बच्चों को हेल्दी खाना खिला रहे हैं, वो भी तो ग्रोथ वाला ही खर्चा है। तो ग्रोथ इज, खर्चा इज ऑल्सो ग्रोथ। व्हाट इज़ द एंड फैक्टर, ये लेके कहाँ जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो गया फिलोसॉफिकली आपकी डेफिनेशन क्या मनी को लेके, सेकंड इज़ आपका हैबिट ऑफ ट्रैकिंग कितना अच्छा है, और तीसरा ये कि जो मैंने बोला कि SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान डिसिप्लिन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं, एक डिसिप्लिन है। मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि अभी जो मार्केट थोड़ा सा गिरा था, 22,000 के आसपास आया था, तो 3-4 साल रिटर्न ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया था, पैसा नहीं बने लोगों के। तो मेरे दोस्त ने क्या बोला पता है, भाई पैसा नहीं बनाओ छोड़ दे, ये जो पैसे इकट्ठे हो गए ना ये बहुत बड़ा बात है। अगर मैं SIP नहीं करता इतना पैसा जब बच भी नहीं आता मेरे पास, क्योंकि अकाउंट में रहता है ना, पैसा खर्च हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि पहले 5 साल तक SIP जो है ना वो आपको डिसिप्लिन बनाता है पैसा इकट्ठे करने में। रिटर्न तो चालू होता है 10 साल बाद। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो ना 5 साल में चालू होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज अ लॉन्ग टर्म फैक्टर। कि हम कहते हैं ना कि रूल क्या कहता है, SIP आप जो करते हैं 5 साल के बाद 1.5 गुना होगा, 10 साल के बाद 2 गुना होगा, 15 साल के बाद 3 गुना होगा, 20 साल के बाद 4 गुना होगा। तो SIP का मैजिक चालू होता है 15-20 साल में, जब वो कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग होता है ना, वो मैजिक आता है। 20 साल बाद 4 गुना, फिर आपके 25 साल बाद 8 गुना, और 30 साल बाद 16 गुना। तो 2 गुना था 10 साल बाद, वो हो गया 16 टाइम्स आफ्टर 30 ईयर्स। दैट इज़ व्हाट द कंपाउंडिंग इज़। तो ये करते करते ग्रेजुअल डिसिप्लिन जो है ना, फिर वो पहाड़ बन जाता है वेल्थ क्रिएशन का। सर एक पॉपुलर मनी मिथ कौन सा है जिसे आप डिबंक करना चाहते हैं? सर एक पॉपुलर मनी मिथ ये कहता है कि आपको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या ज़्यादा पैसा बनाने के लिए ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को काम करना ज़रूरी है। ज़्यादा का एक्चुअली डेफिनेशन ना डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर में। अच्छा सर मैंने बहुत सारे सिनेमा में देखा है कि जो 10,000 कमाता है वो भी 2,000 बचा लेता है, जो 5 लाख कमाता है वो 5,000 नहीं बचा पाता है। तो इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट अबाउट योर अमाउंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर सेविंग पैटर्न। तो मैं अपने सेशन में कहता हूँ कि योर सैलरी इज़ नॉट अ इनकम, योर सेविंग इज़ योर इनकम। जो आप कमाते हो आपका इनकम नहीं है, जो आप बचाते हो आपका इनकम है। तो आपने ये फिलोसॉफी पहले क्लियर कर दी कि जो मैं बचा रहा हूँ ये आपका इनकम है। सर आप साल का 50 लाख कमाते हैं और आपका खर्चा 50 लाख है, आपका इनकम कितना है? 0। यानी जो कमा रहे हो आपका इनकम नहीं है, जो आप बचा रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने इनकम के हिसाब से अपने आप को जोड़ते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, अपने सेविंग के हिसाब से जोड़िए। तो जब अपने इनकम के साथ जोड़ते हैं ना, आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे पोजीशन में हूँ। लेकिन वो जो एट द एंड ऑफ द डे CIH बोलते हैं उसको, कैश इन हैंड जो होता है ना, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर कि बचा कितना। तो वो इस फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड, मनी मिथ को लेके जो लोगों के माइंड में है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे जो है ना पैसा अगर कमाना है तो मुझे वहाँ खोजना है जहाँ पर जल्दी मल्टीप्लाई हो। मुझे लगता है कि पैसा जो है वो एक लॉन्ग टर्म गेम है, एक पेशेंस का गेम है। तो ऑन अ लाइटर नोट मैं अपने ट्रेनिंग में कहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो मिनिमम 10 साल लगेगा। ओके। और अगर आपको जल्दी है तो 15 साल लगेगा। अच्छा। तो अगर पैसा कमाना कितना साल लगेगा? 10 साल। और 10 साल। जल्दी है तो 15 साल। 15 साल। तो एक बहुत अच्छा कोटेशन कहीं लिखा हो तो कहते हैं स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे। पैसा बनाने का फॉर्मूला क्या है? स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे। जितना आप स्लो जाएंगे ना उतना फास्ट तरीका होगा। आप जब ये आपने जब ये फुटबॉल का मैच देखा होगा, जब पेनल्टी शॉट लगता है ना जी। तो गोलकीपर के पास 2 ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन, या तो वो लेफ्ट की तरफ जाए, हाँ, या राइट की तरफ जाए या फिर वो सेंटर में। सीधा खड़ा रहे। अब मैक्सिमम केसेस देखेंगे वो या तो लेफ्ट में जाता है या राइट में जाता है। बिल्कुल। लेकिन प्रॉबिलिटी ये कहता है कि अगर वो सीधा रह जाए ना तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि गोल वो बचा ले। ओके। सोचिए, अगर वो लेफ्ट की तरफ जाए या राइट की तरफ जाए ना, और अगर वो सीधा रह जाए ना, प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो सीधा रह जाए ना तो ज़्यादा गोल बचा जाएगा। सकता है। लेकिन वो इधर उधर क्यों होता है? मैं उसको लगता है कि मैं ऐसा नहीं होगा तो पब्लिकों को लगे तो ट्राई नहीं कर रहे कुछ। तो कभी कभी इन्वेस्टमेंट में ना आपको स्ट्रेट रहना है। आप कभी लेफ्ट में चले जाते हैं, कभी राइट में चले जाते हैं ना, वहाँ पर आप फंस जाते हैं। तो लगता है कि व्हेन यू आर स्टेबल, आपको पता है गोल पोस्ट के सामने खड़े रहना है, आप खड़े रहिए, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आयुष्मान खुराना की एक मूवी है ड्रीम गर्ल, अगर आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो बंदा उस मूवी में क्या कहता है पता है? वो बंदा उस मूवी में कहता है इस दुनिया में सब गलत है
जो कम गलत है वही सही है। तो आपको ना इन्वेस्टमेंट में सही नहीं होना है, आपको कम गलत होना है। एक बंदा मुझे कहता है सर अभी ईरान का जो वार चल रहा है इस पे आपका क्या व्यू है। मैंने बोला सर व्यू जान के आप कर क्या लेंगे बताइए। ना ही आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ना ही आप ब्यूरोक्रेट हैं, ना ही आप इंडियन आर्मी में हैं, आप कर क्या लेंगे बताइए। मैंने बोला जिस आदमी के सेविंग अकाउंट में 6 डिजिट का बैलेंस नहीं है ना, उसको तो वार की चिंता भी नहीं होना चाहिए। उसका तो दूसरा वार चल रहा है। मैंने बोला भाई तुम वो वाला सॉल्व करो, तुम इसका चिंता छोड़ दो, ये मोदी जी देख लेंगे। हम उस चीज़ का चिंता कर रहे हैं जिसका मेरे लाइफ में देना ही लेना नहीं। हाँ, जिस पे हमारे कंट्रोल में ही नहीं। करेक्ट। पापा रात को घर पे आता है, आके सो जाता है सोफा में, वार का न्यूज़ देखता रहता है। उसको पता है कि घर में दूसरा बम फट रहा है, उसको मैनेज कर वो वहाँ का बम का चिंता कर रहा है। मैंने बोला सर आप वो वाला सॉर्ट आउट कीजिए। वो बच्चे को पढ़ा नहीं रहा है, वाइफ के साथ बात नहीं कर रहा है, मम्मी पापा अकेले रूम में बैठे उसके साथ कनेक्शन कर रहा है, बैठ के IPL देख रहा है। तो कहीं ना कहीं वी आर क्रिएटिंग दैट प्रॉब्लम, राइट। लोग कहते हैं टाइम नहीं है, मैं कहता हूँ कहाँ टाइम नहीं है सर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और आपको चेस्ट में दर्द हुआ, अब अपोलो हॉस्पिटल जाएंगे, यही बोलेंगे नहीं नेटफ्लिक्स खत्म होने तो उसके बाद जाऊंगा। अब बताइए अपोलो हॉस्पिटल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरा सीरीज़ खत्म होने के बाद ही मैं जाऊंगा, बस वैसा ही है। तो जहाँ प्रायोरिटी होगा वहाँ आदमी चला जाएगा सर। जब कोई लाइफ में प्रायोरिटी नहीं होती ना तो वह आदमी वेला होकर टाइम बर्बाद कर देता है, और वहीं पर इन्वेस्टमेंट हुआ लाइफ दोनों जगह वो स्टक हो जाता है, एंड दैट इज़ वेयर द गैप इज। सर आज के समय में फाइनेंशियल ट्रेंड में कौन सा ऐसा ट्रेंड्स है जो चिंतित करता है? सर देखो आज के डेट में आपको देख रहे होंगे कि द वर्ल्ड हैज़ बिकम बट अनसर्टेन। जो वर्ल्ड के जो न्यू नॉर्मल थे ना, अभी न्यू नॉर्मल नहीं रहे हैं, चीज़ें एक अलग दिशा में जा रही है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको ये समझना है कि आज के डेट में ना एज ए इन्वेस्टर एसेट एलोकेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप एक वन डायरेक्शन में जा नहीं सकते हैं सर। कब कौन सा एसेट क्लास प्ले करे मल्टीपल फैक्टर्स में डिपेंड हो जाता है। तो 2-3 चैलेंजेस एक इन्वेस्टर फेस कर रहा है। पहला ये है कि उसको ये समझना है कि उसके जो कॉस्ट हैं आज के डेट में, रेगुलर खर्चे जो हैं, वो सिर्फ महंगाई ड्राइव नहीं कर रहा है, लाइफस्टाइल कॉस्ट ड्राइव कर रहा है, हेल्थ ड्राइव कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइव कर रहा है, टैक्स ड्राइव कर रहा है। तो ये 5 पांडव है खर्चे के, और ये 5 खंडों को एड्रेस नहीं करेगा वो गरीब बन जाएगा। पिछले 10 साल में ये तो हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि आप बोल रहे हैं अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। आंसर इज़ नो। द पीपल हु आर फाइनेंशियली लिटरेट आर बिकमिंग रिच एंड द पीपल हु आर फाइनेंशियली इलिटरेट आर बिकमिंग पुअर। सर आज आपके खर्चे 5 कारण से बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आपका साल का खर्चा 15 से 18% बढ़ रहा है। हमको लगता है महंगाई 5-6%, महंगाई तो 5-6% ही है। आपके लाइफस्टाइल का खर्चा 6-7% बढ़ गया, उसमें आपके हेल्थ का खर्चा बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्चा बढ़ गया है, टैक्सेस बढ़ गए हैं। मुझे लगता है ये सारे फैक्टर को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा अपनी प्लानिंग के पीछे में। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं एक रिटायरमेंट प्लानिंग का सेशन करता हूँ, वहाँ पर एक अंकल मुझे क्या कहते हैं, धनंजय मैं उसी में डालता हूँ जिसमें गारंटी होता है, मैं और कहीं नहीं डालता हूँ जहाँ रिस्क होता है। मैंने बोला सर गारंटी जो है ना, जिसको फिक्स इनकम बोलते हैं, फिक्स इनकम विल बिकम फॉलिंग इनकम। फिक्स इनकम कैसे फॉलिंग होगा, एग्जाम्पल देता हूँ। सर आपने 50 लाख रुपये डाला जी, सपोज गवर्नमेंट डिपॉजिट्स में, कहीं गवर्नमेंट की स्कीम में, सीनियर सिटीजन हो गया, पोस्ट ऑफिस MIS हो गया, वॉट एवर इट इज़, वो 50 लाख में आपको महीने का कट के ब्याज आएगा 26-27 हज़ार रुपये अप्रॉक्सीमेटली, कैलकुलेट करेंगे वही आपको निकलेगा, राइट। और आपका खर्चा भी 25-26 हज़ार है, अच्छे आराम ज़िंदगी चल रहा है रिटायरमेंट के बाद। सर 5 साल बाद में आपका खर्चा कितना हो जाएगा पता है, 42 हज़ार। जो 25 हज़ार का खर्चा है, आप बूढ़े हो गए इसका मतलब नहीं खर्चा सेम रहेगा, खर्चा तो बढ़ेगा ना, मेडिसिन के खर्चे बढ़ेंगे, महंगाई सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन आपने जो पैसा जमा किया उसमें ब्याज कितना आएगा 5 साल बाद, थोड़ा कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। उसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। यस। तो फिक्स इनकम जो होता है ना, वो 5 साल बाद फॉलिंग इनकम हो जाता है। तो आप सोचो सर, जो आदमी 60 में रिटायर हुआ है, अभी खर्चे 42 हो गए हैं, इनकम आ रहा है 22 हज़ार, तो उसको लग रहा है क्या है मेरे को फिक्स आ रहा है, आंसर इज़ नो, फिक्स इज़ फॉलिंग। तो मुझे कहता हूँ कि जहाँ गारंटी है ना सर, एक्चुअली वो गारंटी को हम बोलते हैं GGRP। GGRP का मतलब होता है गारंटीड गरीब रहने वाला प्लान। एक चीज़ तो गारंटी कि तुम ज़िंदगी भर गरीब रहेगा, तुम कोई पैसे वाला नहीं हो पाएगा। तो आपको वो समझना है सर, गारंटी और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन चाहिए सर, देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। वो कहते हैं जहाँ पर गारंटी है वहाँ ग्रोथ नहीं है, और जहाँ ग्रोथ है वहाँ गारंटी नहीं है। लोग मुझे कहते हैं धनंजय भाई फिक्स डिपॉजिट अच्छा है कि म्यूचुअल फंड? मैंने दोनों अच्छा है। फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए अच्छा है, 10 साल के लिए बेकार है। और म्यूचुअल फंड शायद 1 साल के लिए इक्विटी स्कीम सही नहीं हो, 10 साल के लिए शानदार है। तो कोई चीज़ गलत सही नहीं है सर, डिपेंड करता है खबर, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट। सर आपने एक ज़मीन लिया है दिल्ली में, और 1 महीने बाद खबर है कि उसके बाजू वाला प्लॉट अमिताभ बच्चन ने ले लिया है, उसका रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा।
और एक महीने बाद खबर है कि उसके बाजू वाला प्लॉट में शमशान घाट बनने वाला है, आपका रेट क्या होगा? बिल्कुल गिर जाएगा। तो खबर किसका था, रेट किसका था, खबर का कि ज़मीन का? खबर का। तो अगेन खबर, सबर, ये जो है ना सब कनेक्टेड वर्ड है। खबर आपके सबर को इम्पैक्ट कर देता है। लोगों के साथ दिक्कत क्या हो रहा है कि इतना खबर सुनते हैं कि उनका सबर खराब हो जाता है एंड दैट इज़ वाई उसके बाद वो कबर खुल जाता है। तो कबर और सबर वो कनेक्टेड, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट। सर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्या ये ज़रूरी है या ओवर हाइप है? सर मल्टीपल इनकम स्कीम होना चाहिए। एक्चुअली हम टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। जी जी। ये फाउंडेशन होता है सर। एक्टिव इनकम वो होता है जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ या ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप क्लाइंट से मिलते हैं, वॉट एवर इट इज़, जो आप एक्टिवली रेगुलर काम करते हैं उससे जो पैसा आता है उसको कहते हैं एक्टिव इनकम, जहाँ आपकी इन्वॉल्वमेंट है। पैसिव इनकम क्या है कि जो आपने पैसा बना लिया है वो पैसा जो आपके लिए काम कर रहा है उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो आप घर दे दिए, उसमें रेंट आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न आ रहे हैं, बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है, वॉट एवर इट इज़, तो आपका पैसा कमा रहा है। तो एक होता है पैसा बनाना, एक होता है पैसा कमाना। पैसा बनाना इज़ एक्टिव इनकम, पैसा कमाना इज़ एक्टिव इनकम, पैसा बनाना इज़ पैसिव इनकम। तो ये दोनों में गैप होता है। अब सर नियम क्या कहता है कि हर रूल कहता है कि आप जब से इनकम चालू करें उसके 15 से 20 साल के अंदर, 15 से रेंज है, आपका एक्टिव और आपका पैसिव इनकम बराबर हो जाना चाहिए। ओके। एक्टिव इनकम आपके ज़रूरत को ध्यान रखेगा और पैसिव इनकम आपके ख्वाहिशों का ध्यान रखेगा। तो एक आदमी का दो नीड होता है, एक होता है ज़रूरत वाला, ऐसे बोला ना, नीड एंड वांट। नीड आज के डेट में जिसकी तनख्वाह साल महीने की समझो 1-1.5 लाख रुपया दिल्ली में, उसमें ज़रूरत ही पूरा होगा, ख्वाहिश पूरा नहीं होगा सर। वो तो क्लैरिटी है। 5,000 रुपया पर डे इन दिल्ली इज़ एक्चुअली नथिंग। लेकिन उसने अगर एक ऐसा इनकम चालू कर दिया है जहाँ पर उस इनकम से और कुछ इनकम आ रहा है, तो ये 1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा जो उनके ट्रैवल, वेकेशन, लाइफस्टाइल गोल को पूरा कर देगा। तो आपके इनकम फ्लो होना चाहिए, आप चाहे जॉब में हैं या बिज़नेस में आप देखिए ना सर, कोविड के समय लोगों का एक ही स्ट्रीम ऑफ इनकम था, बिज़नेस। 6 महीने बंद हो गया तो लोगों का कैश फ्लो ऊपर नीचे हो गया। आप कुछ भी करें सर, वेदर यू आर बिजनेस मैन, आप जॉब पे हैं, कुछ भी करें, यू नीड मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम। अगर एक काम, अभी चेंजेस हो रहे हैं, एक रेगुलेशन और एक इनोवेशन आपके बिज़नेस को जीरो कर देता है। जो कंपनी को लगता था इतनी बड़ी कंपनी बंद हो ही नहीं सकती है, आज ख़त्म हो गई है। नोकिया इज़ एग्जाम्पल। आज से 10 साल पहले सबके हाथ में वही था, 10-15 साल पहले। तो सर मेरे एक प्रोफेसर, उन्होंने मेरे को क्या पूछा पता है? बोलता है धनंजय ग्रोथ का ऑपोजिट क्या होता है? तो मैंने बोला सर ग्रोथ का ऑपोजिट होता है डी ग्रोथ। बोला नहीं धनंजय, बोला ग्रोथ का ऑपोजिट होता है डेथ। बोला आज के डेट में जो आदमी ग्रो नहीं कर रहा मर जाएगा। नोकिया इज़ एन एग्जाम्पल। वो कहते हैं ग्रो नहीं किया तो ख़त्म, इट इज़ नो मोर एग्जिस्टिंग। तो वहीं पर फ्लो काम करता है सर। कहीं ना कहीं आपको री इन्वेंट करना पड़ेगा, आपकी अपस्किलिंग करनी पड़ेगी, थॉट में काम करना पड़ेगा, माइंडसेट बिल्डअप करना पड़ेगा, और ये सारे फैक्टर डिराइव करेगा आपके नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ग्रोथ को। तो एक्टिव और पैसिव इनकम वही कहता है कि सर एक ज़माने के लिए आप ऐसे काम करें, एक होता है पैसे की कमाई, एक होता है पसीने की कमाई। पसीने की कमाई एक्टिव इनकम है और पैसे की कमाई पैसिव इनकम है। तो पसीना और पैसा दोनों साथ में मिल जाता है ना, फिर लाइफ में परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो पैसा प्लस पसीना टुगेदर विल सॉल्व ऑल द परेशानी ऑफ लाइफ। सर आज के टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे देखा जाना चाहिए? सर देखो, हर आदमी का अलग डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके। मुझे लगता है कि एक बोलते हैं कि व्हेन यू डोंट ट्रेड योर टाइम फॉर मनी दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। जब अपना समय का सौदा पैसे के लिए नहीं करते हैं कंपलसरी, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके। काम नहीं करने को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बोलते हैं। आज आपको मन नहीं कर रहा है काम करने का, लेकिन कंपलसरी जानना पड़ेगा क्योंकि आपको पैसा कमाना है, तो घर कैसे चलेगा? तब आप प्रॉब्लम में हैं। आज आप गए बाहर काम किए, आपने पैसा कमाए, और पैसा अगर नहीं कमाते तो भी घर चलता, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर आपको कोई पूछे कि आप क्या करते हैं और आपने ये स्टेटमेंट दिया कि जो मेरी मर्जी, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके। और जब आप कहते हैं कि ये मैं काम करता हूँ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको सर्वाइव करने के लिए ये करना पड़ता है, तो घर चलेगा। और सर फाइनेंशियल फ्रीडम का लोग बहुत अलग अलग मीनिंग भी लेते हैं कि 40 के बाद मैं मछली पकड़ूंगा, चिड़िया देखूंगा तो वो अच्छा है सर, लेकिन सर लाइफ में एक होता है परेटो प्रिंसिपल, वो कहते हैं 80-20। वो कहता है हर चीज़ में 80-20 होता है सर। लाइफ इज़ 80-20, 80% पर्पस एंड 20% एंटरटेनमेंट। आप पूरा अगर 6 महीने वेकेशन ले लेंगे थक जाएंगे। वेकेशन का मज़ा उसी को है जिसने काम किया है। जिसने काम नहीं किया उसको वेकेशन में मज़ा भी नहीं आएगा सर। इट इज़ ऑल 80-20 सर। आप देख लो सर, एवरीथिंग इज़ 80-20। आप जो कपड़े पहनते हैं 80% टाइम में वही पैंट पहनते हैं,
जो आप रिपीट करते हैं 80% टाइम। बहुत सारे ऐसे ट्राउज़र हैं जो बोलते हैं पहन ले पहन ले, पहन ही नहीं पाते हैं आप। वो हर चीज़ है सर, आप चाहे वो हैप्पीनेस हो, हेल्थ इज़ वॉट, हेल्थ इज़ अबाउट दैट ओनली। हेल्थ इज़ 20% एक्सरसाइज, 80% फूड। 20% एक्सरसाइज है, 80% फूड है। इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट वॉट, 80% रीडिंग एंड 20% टॉकिंग। हर कितना वेल कनेक्शन है, चाहे वो हैप्पीनेस है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो लाइफ है, चाहे वो पर्पस है, एवरीथिंग इज़ 80-20 सर। उस प्रिंसिपल पे ही लाइफ ड्राइव होता है। तो मुझे लगता है कि अगर जिसने ये प्रिंसिपल फॉलो किया कि येस देयर इज़ अ प्रोसेस आई एम फॉलोइंग, और प्रोसेस में उसको एंड रिजल्ट डिलीवर करेगा, वहाँ पर आपकी ट्रैक्शंस काफ़ी सही हो जाती है। सर मनी मैनेज करने में टेक्नोलॉजी का कितना रोल है? सर टेक्नोलॉजी एनाबलर है, वो आपको एनेबल करती है चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करने में। एक होता है ट्रांजैक्शन, एक होता है डिसीजन। वो आपको डिसीजन के लिए डेटा देता है और ट्रांजैक्शन ईज़ कर देता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि डिसीजन जो है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो कहते हैं ना कि गुड डिसीजन विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। गुड डिसीजन कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से। एंड एक्सपीरियंस विल कम फ्रॉम बैड डिसीजन। एक्सपीरियंस के लिए क्या चाहिए आपको? बैड डिसीजन, कि कहाँ का गलती मैंने किया है। आपने इतने साल से काम कर रहे हैं, इतने लोगों को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, आपने जो शुरुआत की बहुत आपने भी मिस्टेक किया होगा, आपने लोगों को भी देखा होगा मिस्टेक करते हैं। आज जब आप लोगों के पास जाते हैं, इतना अच्छा समझा कैसे पाते हैं आप? क्योंकि आपको पता है कि क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी, कौन सी गलती नहीं करनी है। तो मुझे लगता है कि उसी फाउंडेशन में काम करता है। गुड डिसीजन विल कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस विल कम फ्रॉम बैड डिसीजन। और ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है आपका टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी जो है ना, चीज़ों को बहुत स्मूथ कर देती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सर बिहेवियर जो है ना, वो हमेशा हावी हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं मैं खुद कर लूँगा, करते हैं, लेकिन ये बात करने का टॉपिक है सर। ये कॉम्बिनेशन है टेक एंड टॉक। इन्वेस्टमेंट में टेक भी चाहिए और टॉक भी चाहिए। जब टेक काम नहीं कर रहा तो टॉक काम चाहिए। आपने पैसा डाल दिया, टेक्नोलॉजी यूज़ कर लिया और मार्केट डाउन है, वो आपका नर्वस सिस्टम ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर आपको कोई चाहिए जिससे आप टॉक कर सकें, जिसके साथ आप टॉक कर लेते हैं ना, फिर वो वापस नर्वस सिस्टम आपका सेटल डाउन हो जाता है। तो जब हम टीवी देख के करते हैं ना, टीवी में वन वे कम्युनिकेशन होता है। एक्सपर्ट ज्ञान देता है, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लेकिन एक्सपर्ट मेरी बात नहीं सुनता है। आपको कोई चाहिए बात सुनने वाला। जो आपने वो ड्रीम गर्ल मूवी देखा था ना सर, उसमें वही तो था कि कोई दुनिया में बात सुनने वाला लोग नहीं है। वो बहुत शानदार, वो मूवी में बहुत कुछ है जो रियलिस्टिक बताता है। आदमी अकेला है, उसके पास फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर तो हैं, बट कनेक्शन वाले नंबर नहीं। तो बोले जो नंबर आपके फ़ोन बुक में वो आपके कॉन्टैक्ट हैं, और जो आपके डायल लिस्ट में वो कनेक्शन है। आपका डायल लिस्ट छोटा हो गया है पर फ़ोन बुक बड़ा हो गया है। अब ऐसा कोई है नहीं जिससे आप बात कर सकें। एंड जिस आदमी के पास वैसा नहीं है ना, दे गेट इनटू ऑल डिप्रेशन एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो सर, मैं इन्वेस्टमेंट जब करता हूँ ना, आई डोंट टॉक विद एवरीवन सर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत पर्सनल अफेयर है। शायद आप वाइफ के सामने वो डिस्कस नहीं करें कि आज मार्केट ऊपर है नीचे है, मैंने क्या प्लानिंग किया, बट यू नीड एडवाइज़र। एडवाइज़र से आपको रिटर्न नहीं कमाता है सर, एडवाइज़र आपको बहुत बैलेंस कर देता है। मुझे लगता है एडवाइज़र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग करना। रिटर्न तो मार्केट दे देगा, वो रिटर्न आप कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, एडवाइज़र इंश्योर करेगा। एडवाइज़र आपके बिहेवियर को पकड़ लेता है। तो मुझे लगता है कि एडवाइज़र इज़ वर्किंग ऑन द माइंडसेट ऑफ पीपल, फंड मैनेजर इज़ वर्किंग ऑन मार्केट। तो वेल्थ क्रिएशन में मार्केट प्लस माइंडसेट, ये कॉम्बिनेशन से वेल्थ क्रिएट हो जाता है। तो यू नीड समबडी टू टेक केयर ऑफ़ योर माइंडसेट एंड यू नीड टू टेक समबडी हु टेक केयर ऑफ़ योर मार्केट। तो हमारे जो फंड मैनेजर हैं वो मार्केट को देख लेंगे और आप लोग सब माइंडसेट को देख लेते हैं, और ये दोनों की जुगलबंदी हो गई तो पैसा ऐसे ही बन गया। एंड दैट इज़ हाउ द फाउंडेशन वर्क्स। गुड सर। सर एक रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं, अगर आपका परमिशन हो। यस प्लीज़। तो सेव और इन्वेस्ट? सेव फॉर शॉर्ट टर्म, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। रिस्क और सेफ्टी? इसको हम बोलेंगे SLR, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न। ये तीनों का कॉम्बिनेशन में काम करेगा। बजटिंग ऐप या मैनुअल ट्रैकिंग? मैनुअल ट्रैकिंग। मैनुअल ट्रैकिंग में योर मसल्स मेमोरी कम इनटू पिक्चर। तो मुझे लगता है कि वो हमारे पैटर्न्स हैं, इस तरीके से बचपन में हमने सीखा है। तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस इज़ मैनुअल ट्रैकिंग। एक बुक जो हर किसी को मनी के बारे में पढ़ना चाहिए? आई बिलीव हैप्पी मनी। हैप्पी मनी बाय केन होंडा। एक हैबिट जो लोगों को आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए? हैबिट ऑफ सेविंग। हैबिट ऑफ सेविंग वो बीज है
जो निर्माण करती है सब चीज़ का। मुझे लगता है दैट इज़ द हैबिट ऑफ सेविंग। पैसा बचाने वाली जो हैबिट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अगर कोई चाहता है आज अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए तो क्या एक्शन लेना चाहिए सर? पहला है कि अपने कैश फ्लो की प्लान कीजिए और एक अच्छे एडवाइज़र से जुड़िए। ये फाउंडेशन है, कैश फ्लो की प्लानिंग, अच्छा एडवाइज़र, ये दोनों कॉम्बिनेशन ना उसको एक रोड मैप दे देगा। जैसे सर यहाँ से हमको जाना है सीपी, तो आप क्या करेंगे? जो आदमी दिल्ली में नया है उसको सीपी जाना है तो क्या करेगा? उसके पास कार है, क्या करेगा? हाँ। मैप में डालेगा ना, बिल्कुल गूगल मैप में डालेगा ना। यहाँ से उसको सीपी दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन वो जब डालता है तो गूगल मैप क्या देता है? उसको डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन देता है, टाइम तो पहले बार उसके पास गाड़ी होनी चाहिए और एक मैप होना मैप चाहिए। होना चाहिए। तो गाड़ी है आपका बजट और मैप का आपका एडवाइज़र। आपका बजट और एडवाइज़र साथ में है तो आपको सीपी तक पहुंचा देगा। सर लोग आपसे ज़्यादा कैसे सीख सकते हैं और कहाँ फॉलो कर सकते हैं? सर मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ, बस कुछ वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब में, तो शायद वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धनंजय बांठिया करके है, और मुझे लगता है मेरे बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स होते हैं तो वो अटेंड कर सकते हैं। ठीक है मुझे सर। लगता है कि वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगा। अगर आपको वेल्थ बिल्ड करने का सिर्फ एक रूल देना हो तो वो क्या हो? इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज़ वेल्थ, यही रूल है। अगर आप इंटेलिजेंट आदमी हैं, आप रिस्क लीजिए, धन का निर्माण होगा। बट वो रिस्क कहाँ ले रहे हैं, किस समय ले रहे हैं और किसके साथ ले रहे हैं, अगर ये क्लैरिटी आ गई तो मुझे लगता है वो जो रिस्क है ना उससे आपको रिस्क हो जाएगा। सर आज आपने जो शेयर किया है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो क्लैरिटी थी। तो मेरे और हमारे लिसनर की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट सर, थैंक यू। अगर आज की बात ने आपको कुछ भी क्लैरिटी दी हो तो इस पॉडकास्ट को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें पैसों की क्लैरिटी की ज़रूरत है। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, क्योंकि मनी क्लैरिटी का सफ़र अभी शुरू हुआ है। बने रहिए हमारे साथ।